हेलो एंड वेलकम टू हेल्दीफाई हेल्थ ट्रेनर हेल्थ टॉक सीरीज। और आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो कोई भी मेडिकल चैलेंजेस नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, पर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है एक ब्लिसफुल एंड अ ब्यूटीफुल जर्नी। जी हाँ, द जर्नी ऑफ मदरहुड, बीइंग अ मदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी केयर एंड द कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो आज हमारे साथ पैनल में है वो है डाइटिशियन श्वेता, जो कि ना कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है, वो एक बहुत ही वेल नोन प्रीनेटल योगा ट्रेनर भी हैं। थैंक यू श्वेता फॉर बीइंग हियर एंड वेलकम टू दिस हेल्थ टॉक शो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी इंट्रोडक्शन और मेरे को इतना वार्म वेलकम करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई एम वेरी ग्लैडफुल टू हेल्दीफाई एंड शीनू मैम कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और एज अ प्रेगनेंसी केयर एक्सपर्ट मैं यहाँ पर आपके सामने आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम श्वेता। श्वेता, ऐसी क्या चीज है जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप प्रेगनेंसी पे वर्क कर सकें, एज ए प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन पे एंड प्रेगनेंसी योगा पे? ये मेरी खुद की एक जर्नी है जो मुझे इंस्पायर करती है। एम आई ऑडिबल? एम आई यस ऑडिबल? यस यस यस, यू आर। ओके। ये मेरी खुद की एक जर्नी है जो मुझे इंस्पायर करती है। मेरे को जो एक्सपीरियंस है ये प्रेगनेंसी केयर का वो 7+ ईयर का है और मेरा जो बेटा है वो 8+ ईयर का है। तो आई हैव 2 किड्स और यही दोनों जो प्रेगनेंसी की जर्नी रही है उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं प्रेगनेंसी केयर में ही कुछ कर पाऊं, क्योंकि कुछ मेरे ऐसी चीजें थी जो मैं डेफिनेटली यहाँ पर शेयर करूंगी। और उसने मुझे इंस्पायर किया, जैसे कि मेरी जो जर्नी थी वो काफी स्मूथ रही प्रेगनेंसी की। एज सब बोलते थे एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है, तो मैं एक्टिव जरूर रही। तो उसके लिए जर्नी तो मेरी काफी स्मूथ थी, लेकिन मेरा लेबर एंड लैक्टेशन वो इतना स्मूथ नहीं रहा था। ऑल्दो मेरी दोनों नॉर्मल डिलीवरी थी, बिकॉज मेरा माइंड जो है पूरा प्रिपेयर था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरीज करनी है। तो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी तो मैंने अचीव करी, बट लैक्टेशन और जो लेबर का टाइम था वो काफी पेनफुल रहा। तो जिसके कारण मुझे इंस्पायर किया कि हाँ नहीं, मैं प्रेगनेंसी केयर में ही कुछ कर पाऊं। और उसी के ही इंस्पिरेशन से मैंने ये आगे की जर्नी जो है वो स्टार्ट करी थी। थैंक यू श्वेता। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ और आपकी जब भी स्टोरी सुनती हूँ तो हर बार बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ आपसे। एंड डेफिनेटली आज जो लोग इसको देख रहे हैं या आगे देखेंगे हमारी रिकॉर्डिंग को, वो भी इंस्पायर होंगे आपकी स्टोरी से। एंड थैंक यू अगेन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। डाइटिशियन श्वेता, आपने हमारे साथ इंटर्नशिप भी की, देन आप पैन इंडिया हेल्दीफाई के एक कम्युनिटी के एक अच्छे मेंबर हो। तो आपको इससे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बेनिफिट्स मिले और आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? हेल्दीफाई के साथ जुड़कर मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। जैसे मैंने बताया, मुझे 7+ ईयर का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरा न्यूट्रिशन में नहीं था। यहाँ पर जुड़ के जो मुझे न्यूट्रिशन में प्रेगनेंसी केयर में जो न्यूट्रिशन में एक्सपर्टीज मिली वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी थी। मतलब मेरे प्रोफेशन के लिए, और जो मैं हेल्पिंग कर पा रही हूँ जो प्रेग्नेंट वुमेन की, उनमें मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ। ऑल्दो जो हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट जो मैम आपका इंस्टीट्यूट है वो काफी हैंड होल्डिंग करता है, जो कि बहुत अच्छा है हम डाइटिशियंस के लिए। बिकॉज डाइटिशियन, एज अ डाइटिशियन एक हैंड होल्डिंग होना जरूरी है अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए। क्या सही है क्या नहीं है वो चीज को पहचानने के लिए। जैसे कि एक अगर मैं बोलना चाहूँ कि वेट लॉस, सब वेट लॉस के पीछे जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर आके मुझे ये चीज पता चली कि एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन जब हम किसी भी उसको डिजीज को या फिर किसी चीज को रिवर्स करते हैं तो वेट लॉस एक बाय प्रोडक्ट है जो अपने आप आता है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर ही समझी, यहाँ ही जानी। और जो हेल्दी फाइव के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और मैं बिल्कुल छोड़ने नहीं वाली हूँ हेल्दी फाइव को, और आगे तक मैं यहाँ पर साथ में रहने वाली हूँ। बिल्कुल श्वेता, हम भी आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, बिल्कुल भी। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मोस्टली लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा क्यों है कि प्रेगनेंसी में कोई डिफरेंट डाइट या न्यूट्रिशन होना चाहिए? क्या कोई इंपॉर्टेंट है कि उस समय न्यूट्रिशन डिफरेंट होना चाहिए, या किसी से गाइडेंस हमें लेनी जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और क्या डिफरेंट होता है ये? बिल्कुल। जो प्रेगनेंसी है उसमें जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। एज सबको पता है विमेन की जो बॉडी है वो हार्मोन से रिलेटेड रहती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स है काफी अप डाउन रहते हैं।
बिकॉज उनका जो फिजिकल बॉडी है वो चेंज हो रहा होता है, उनकी साइकोलॉजी चेंज हो रही होती है, और साथ के साथ एक और जिंदगी जो है उनकी बॉडी में उनके साथ जुड़ रही होती है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग हो जाती है। और सेकेंडली यहाँ पर काफी सारे मिथ हैं न्यूट्रिशन को लेकर, जो कि काफी हमारे पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। तो उसको ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस मिथ में अगर लोग रहते हैं, लाइक कोई मदर जो है उस मिथ में रहती है, तो उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या खाना है, क्या पीना है। बहुत सारी एडवाइस आती है लोगों से कि आपको ये खा लेना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो उसमें बहुत पजल होकर रह जाती है। या तो वो ज्यादा खाना शुरू कर देती है, या फिर वो इतना कम खाती है कि उसका जो बॉडी का उसका रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा नहीं हो पाता, और साथ के साथ बेबी डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और स्पेशली जो प्रेगनेंसी है, मैंने पहले भी बताया, हॉर्मोन्स की एक जर्नी है ये। तो हॉर्मोन्स को बैलेंस नहीं रखेंगे तो वो खुद की भी लाइफ जो है स्मूथ नहीं निकाल पाएंगी, 9 मंथ की जो जर्नी है। और साथ के साथ बेबी डेवलपमेंट में भी इश्यू क्रिएट हो सकते हैं। थैंक यू श्वेता। और ऐसे क्या की न्यूट्रिएंट्स हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ध्यान देना जरूरी है, उस पर फोकस रखना जरूरी है प्रेग्नेंट फीमेल को? देखिए, जो आपसे अच्छा मैम वैसे कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जो डेफिनेटली। हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं अगर बताऊं तो ये 5 फिंगर्स हैं, ठीक है, और हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक हमारा कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट है, और विटामिन मिनरल्स जो भाई बहन है। इनका पूरा बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इनको तब हम जोड़ते हैं तो एक मुट्ठी बनती है, राइट। तो इनका बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एज अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 2 की रिक्वायरमेंट है, अब वही यहाँ पर अगर मिथ भी बोले कि 2 की रिक्वायरमेंट तो 2 का खाना खाना शुरू हो जाओ, वो चीज हमें नहीं करनी है। न्यूट्रिशनल बैलेंस हमें बना के चलना है। तो जो कार्ब्स है वो आपको एक्टिव रखने में, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, जो कि आप एक्टिव और एक्सरसाइज या फिर आप अपनी जो जर्नी है स्मूथ बनाओगे उसमें आपको हेल्प करेगा, राइट। और जो आपका गुड फैट्स हैं, ठीक है, गुड फैट्स जो है हमारे ऑर्गन्स की लाइनिंग को हेल्प करते हैं। तो जहां बच्चे का एक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पर उसके ऑर्गन्स की लाइनिंग को बनाना, उसके ऑर्गन्स को डेवलप करना और स्ट्रांगली डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर गुड फैट की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट आ जाती है बच्चे के लिए। देन प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन से बनता है हमारा। साथ के साथ जो प्रोटीन का बैलेंस अगर हम रखते हैं, हमारी मसल्स हैं, बच्चे की मसल्स हैं, उसको बनाने में हेल्प करते हो, तो आप देखेंगे। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस यस यस। ओके। हाँ, अगर हम इस मसल्स को एक्टिव रखते हैं तो आप देखोगे कि जो जिनको इंसुलिन सेंसिटिविटी या इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू आता है, और जो पहले लेडीज डायबिटिक नहीं होती और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज के प्रोन आ जाती हैं, तो उसमें आप हेल्प कर पाओगे खुद को। देन और दूसरा, प्रोटीन में जो एक नाइट्रोजन बैलेंस होता है, वो नाइट्रोजन बैलेंस हमें लैक्टेशन के लिए भी हेल्प करता है। फिर आता है विटामिन एंड मिनरल्स। आई डोंट थिंक आई एम ऑडिबल। श्वेता बीच में हाँ जी। थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। हाँ, राइट। मे बी अनस्टेबल ओके। हो रहा है। हाँ। श्वेता, आप क्योंकि जैसे आपने शेयर किया लास्ट 7 ईयर से आप इस फील्ड में हो, मेनली प्रीनेटल योगा में हो, तो योगा कैसे हेल्प करता है प्रेगनेंसी के लिए, और क्या पोजेस हैं जो ज्यादा हेल्पफुल है या फिर प्रेग्नेंट फीमेल को करने चाहिए? ओके। योगा, योगा तो मतलब प्रीनेटल योगा मेरे मन के बहुत करीब है। मैं इसमें बताना चाहूंगी कि जैसे आपने मेरे से पहले पूछा था कि मेरे को क्या इंस्पायर करता है, तो मेरी जो जर्नी रही थी उसमें यही था कि एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है, बट एक्सरसाइज एंड एक्टिव, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एक्टिव हम रहते हैं, हम घर में काम कर रहे हैं, हम चले गए, हमने ग्रोसरी खरीद लिया, दैट इज एक्टिव। और एक्सरसाइज उसके थोड़ा सा ऊपर कि आपको अपनी बॉडी को साथ में एक्सरसाइजेस करनी है, योगा करना है, ब्रिस्क वॉक करनी है, या फिर कुछ एक्सरसाइज का कोई भी एक फॉर्म करना है, राइट। तो इसीलिए, और योगा जो है काफी सेफ माना जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली इंडियन वुमेन के लिए जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके लिए। तो इसीलिए योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। और साथ के साथ योगा में हम देखते हैं कि हमेशा जुड़ता है हमारा प्राणायाम, मेडिटेशन,
जो मेडिटेशन आपको हेल्प करता है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, और प्राणायाम आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को हेल्प करता है। आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हम अपने लिए पूरा नहीं ले पाते, हमारी जो ब्रीथ है वो अपनी ही पूरी नहीं जा पाती, और यहाँ पर तो दो के लिए चाहिए। एज आपको भी पता है, ऑक्सीजन लेवल जब हमारी हर एक सेल तक जाता है तभी वो एक्टिव होता है। और हम हमारी और हमारे बच्चे की बॉडी पूरी सेल से बनी है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तो बहुत ही मस्ट है। तो इसीलिए योगा काफी सेफ माना जाता है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। और जो पोजेस हैं या फिर हम बोलेंगे कि कुछ भी, तो इट ऑल डिपेंड्स कि मदर की फिटनेस कैसी है, मदर ने पहले अपने आप को कितना फिट रखा है, उसने कितनी एक्सरसाइजेस करी हैं, साथ ही साथ उनका जो प्लेजेंटा होता है वो किस लेवल पे है, वो इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लो लाइंग है, या फिर प्लेजेंटा प्रीविया है, तो उसको देखते हुए ही हम लोग जो है योगा आसनास वो सजेस्ट कर सकते हैं। और ट्राइमेस्टर वाइज ये होता है कि जब हम काफी अच्छी एक्सरसाइजेस करके प्रेगनेंसी अचीव करते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और इनके लेवल्स को हम बढ़ा सकते हैं बाय ट्राइमेस्टर। ओके, पर क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शंस या ऐसी कोई चीजें हैं या कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को ड्यूरिंग योगा? ड्यूरिंग योगा एक तो सबसे पहले उनको कभी भी कोई भी चीज ओवर नहीं करनी है, उनको अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान देना है कि उनकी बॉडी क्या अलाउ कर रही है, वो इस टाइम पे चीजें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली उनको अपना, एक तो सबसे पहले डॉक्टर से ग्रीन सिग्नल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर ग्रीन सिग्नल नहीं देते हैं तो उनको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंडली उनको अपने प्लेजेंटा की पोजीशंस पता होनी चाहिए कि उनकी प्लेजेंटा की पोजीशन लो लाइन तो नहीं है या फिर प्लेजेंटा प्रीविया तो नहीं है। ऑल्दो लो लाइन के लिए भी एक्सरसाइजेस और योगा पोजेस होते हैं, तो मेरा तो यही उनको सजेशन रहेगा कि वो किसी ट्रेनर के अंडर ही करें। बिकॉज काफी सारे होते हैं कि बहुत लोग यूट्यूब पे डालते हैं चीजें, ठीक है, डलती हैं वहां पर चीजें, वहां से देखिए, आप नॉलेज गेन कीजिए, बट तब आपकी बात आती है तो पहले आप अपना पूरा जो डॉक्टर से ग्रीन सिग्नल है वो लीजिए और उसके बाद स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली, वैसे भी बोलते हैं कि लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट, हमेशा पहले अपनी बॉडी के बारे में पहले उसकी ज्यादा सुनिए पहले, एंड डॉक्टर से एडवाइस लीजिए सही। और जैसे आपने पहले बोला कि योगा के दौरान हम देखते हैं कि मदर का फिटनेस लेवल क्या रहा, तो क्या डिफरेंट डिफरेंट फिटनेस लेवल अगर रहा है फीमेल्स का और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनका योगा पोस्चर और चीजें डिफरेंट होती हैं क्या? यस, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो मेरे पास कार्डियो जो ट्रेनर्स हैं वो भी आते हैं, और योगा ट्रेनर्स जो पहले योगा सिखाते हैं वो भी आते हैं, तो उनके लेवल में बहुत डिफरेंस होता है। और जो नॉर्मल हाउसवाइफ या फिर सिटिंग जॉब में जो वर्किंग लेडीज आती है उनके उसमें डिफरेंट होता है। कुछ लेडीज आती हैं जो काफी जिम कर कर आती हैं, स्टार्टिंग में काफी जिम किया है उन्होंने, 6 महीने तक काफी जिम किया है, तो उनका फिटनेस लेवल स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है, बट एंड तक जाते जाते उनको लिगामेंट पेन जैसे इश्यूज या फिर उनको जो है कार्पल सिंड्रोम, ये सारे इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं, एज क्योंकि उन्होंने काफी हाई लेवल पे एक्सरसाइजेस करी होती हैं, और वो बाद में जाते जाते उनको थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट होने लग जाता है। ओके, यानी डेफिनेटली डिफरेंट फिटनेस लेवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट योगा अकॉर्डिंगली आप लोग सजेस्ट करते हो। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, तो ऐसे प्रीनेटल योगा और प्रीनेटल या फिर योगा के साथ साथ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से करने से इमोशनल और फिजिकल हेल्थ में क्या हेल्प होती है? क्योंकि दोनों इस में समय बहुत, बहुत हो रहे हैं, हाँ, तो इमोशनल भी बहुत ज्यादा मेंटेन करना जरूरी है हेल्थ को। जी बिल्कुल, हार्मोन्स इम्बैलेंस, जैसे हम बोल ही रहे हैं शुरू से कि हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ही ज्यादा होता है यहाँ पर, तो न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनके फिजिकली और मेंटल वेलबींग पर। क्योंकि फिजिकली जब आप एक्टिव रहते हो, जब आप एक्सरसाइजेस करते हो, अपनी बॉडी को मोबिलाइज करते हो, तो जो आपका लेबर का टाइम है वो काफी शॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको चीजें समझ आने लगती हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेच होने लगती है, और अकॉर्डिंगली आप लेबर में उसको हेल्प कर सकते हो, और साथ के साथ आपकी जर्नी स्मूथ जाती है। हार्मोन बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना न्यूट्रिशन और अपना एक्टिविटी दोनों को सही रखें, मतलब कि लाइफस्टाइल को सही रखें। लाइफस्टाइल में बहुत
हैं लाइफस्टाइल बिजनेस क्लास में जाना लाइफस्टाइल है, नहीं होता। लाइफस्टाइल होता है कि आप अपने जो खान पीन है, लाइक न्यूट्रिशन है, उसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, आप अपने एक्टिविटी लेवल को कैसे देख रहे हैं, आप अपने स्लीप को कैसे देख रहे हैं, आप अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे कम कर पा रहे हैं। दैट इज लाइफस्टाइल। और इसीलिए यहाँ पर जो है प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट ये है, रोल प्ले करता है। और उनकी मेंटल वेलबींग पे, मेंटली अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो सबसे पहले जो आपका 9 मंथ का जर्नी है उसी में आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रेस्ड है या फिर आपका जो मेंटल पीस नहीं है आपके पास, तो फिर आपको नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया के इश्यूज क्रिएट होंगे। आप देखोगे कि ये तो तब नींद नहीं आएगी, बिल्कुल इंसोम्निया, तो आपकी बॉडी डाउन होने लगेगी, और डाउन होने लगेगी तो आप खुद ही एक्टिविटी नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो इसीलिए ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भी हैं, और साथ ही साथ जो कहते हैं ना, एक दो पहिए की तरह चलती रहती हैं, तो वो साथ ही चलानी पड़ती हैं। तो वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि इस समय क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो मूड स्विंग्स भी बहुत होता है, जी और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो भी मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो एक चीज कही जाती है कि जैसा आहार वैसा विचार, तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन जैसा होगा वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपको काम रखने में, और जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने में। वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल, श्वेता। श्वेता न्यूट्रिशन। क्या कोई ऐसे, हाँ, हाँ जी, नहीं नहीं, बताइए। श्वेता क्या ऐसे फूड है, कोई ऐसे फूड या सप्लीमेंट्स हैं जो हम कहते हैं कि अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी? देखिए, फूड और न्यूट्रिएंट्स जनरली जो मिथ है, मतलब मैं मिथ ही बोलूंगी कि पपाया नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। बट इसमें एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे लेबर को इंड्यूस करता है, लेकिन वो कुछ कच्चे पपाए में होता है। ठीक है, जो पका वाला पपाया है उस पे इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना, पहले जमाने में जब अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती थी, मेडिकल लेवल इतना हाई पे नहीं था, तो कच्चे पपीते के साथ उनकी अनवांटेड प्रेगनेंसीज को मतलब कहते हैं ना, खत्म कर दिया जाता था। तो वही मिथ तब से लेके अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन मैं ये चीज जरूर बोलूंगी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखिए, और उसके बाद भी जो आपका कहते हैं ना पोर्शन कंट्रोल, कोई भी फूड आप ले सकते हैं, लेकिन एक पोर्शन कंट्रोल, एक पोर्शन के साथ आप ले सकते हैं। तो उस पर जरूर ध्यान रखिए। और सेकेंडली, बहुत मतलब जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें आता है कि गरम, ये चीज तो मैडम गरम कर जाएगी, तो क्या होगा, इसको हम कैसे खा सकते हैं। तो वो चीज जो है, तो उनके लेने के एक तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर हम उस तरीके के साथ उनको खाना चाहेंगे तब हम खा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप उसको समझिए, अपने आप को एजुकेट करिए कि वो ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या फिर उसको हम कैसे खा सकते हैं, तो तभी हमारा जो न्यूट्रिशन है वो पूरा हो पाएगा। बहुत अच्छा श्वेता, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी इसमें। हाँ जी मैम, प्लीज। मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी। कुछ फूड्स आपको बहुत नॉलेज है, कई बार हम मिस कर देते हैं कोई पॉइंट्स। प्रेगनेंसी के समय हम कई बार कहते हैं कि आप रॉ फूड को अवॉइड करें, खासकर रॉ वेजिटेबल, रॉ स्प्राउट्स, इनको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के जल्दी चांसेस होते हैं। तो आप उन्हें सॉटे करके, स्टीम करके, बॉईल करके ले सकते हो, किसी अदर कुक करके, किसी भी वे में कुक करके उन्हें कंज्यूम कर सकते हो। इसी तरह मर्क्यूरी हाई, जो भी नॉन वेजिटेरियन है, फिश लेते हैं, डीएचए के लिए फिश ले रहे हैं, उनको जो भी मर्क्यूरी हाई फिशेस हैं उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसके अलावा जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, खासकर मिल्क आता है, जो भी अनपेस्चराइज्ड मिल्क होता है, उसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो उसको भी अवॉइड करना जरूरी है। एंड सप्लीमेंटेशन में कई बार हम लोग देखते हैं कि कई सारे ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं जो सिंपल हर्बल टी या हर्बल सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, उनको भी अवॉइड करें तो मच बेटर है। देखो, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वेट गेन बहुत ज्यादा नहीं हो, और बैलेंस वेट गेन हो, का ही वेट गेन हो, बहुत एक्सट्रीम। कई बार ओबीस लोग आते हैं जिनका पहले से 10 to 15 kg से 20 kg ओवर वेट है, तो उनके साथ ऐसे क्या ध्यान रखना जरूरी है, उनको क्या ध्यान रखना जरूरी है कि जिससे एक्स्ट्रा वेट गेन ना हो? देखिए, हम बिल्कुल प्रेगनेंसी में उनको ये तो एक नहीं कह सेकंड सकते कि आपको आपको ये बीच नहीं में खाना या इंटरप्ट ये नहीं। करूंगी, श्वेता एक मिनट इंटरप्ट करूंगी। पल्लवी, आपका वीडियो ऑन है, अगर आप ऑफ कर लें तो।
हाँ जी श्वेता। हाँ जी मैम। तो प्रेगनेंसी में, सॉरी आपको क्वेश्चन क्या? कई बार क्या होता है हमारे पास बहुत खुद में ओबीस चला गया। फीमेल्स भी आते हैं जिन्होंने, हाँ कोई नहीं, मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में 10 to 12 kg जैसे हेल्दी वेट गेन, मैक्सिमम 10 kg लेके चलते हैं, किसी किसी का 12 kg होता है। पर कोई ओबीस अगर आपके पास आता है, या कोई ओबीस Am I audible? हाँ जी श्वेता, आप ऑडिबल हाँ हैं। जी। आप ओबीज की बात कर रहे थे कि जो प्रेगनेंसी का वेट गेन है वो 10 to 12 kg हेल्दी रहता है, डेफिनेटली। और जब इससे ज्यादा बढ़ने लगता है तो हमें चिंता होने लगती है। एक तो सबसे पहले तब वो वेट बढ़ने लगता है तो आता है कि हमें जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा, राइट? सबसे पहले यही प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम कुछ वेट मैनेजमेंट टिप्स जो है हम कर सकते हैं। एक तो इम्पोर्टेंटली हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है। स्वीट की क्रेविंग्स बहुत होती हैं, तो वो स्वीट की क्रेविंग्स हम उसको हेल्दी में कैसे करेंगे? जैसे कि बहुत सारे लोगों को स्वीट की क्रेविंग होती है तो वो चॉकलेट्स खाते हैं, या फिर वो मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसको हम हेल्दी स्वीट से चेंज कर सकते हैं। हेल्दी स्वीट काइंड ऑफ आपका जैसे कि कुछ स्वीट फ्रूट आप ले सकते हो, फ्रूट्स के साथ आप अपनी क्रेविंग को चेंज कर सकते हो, राइट? और पोर्शन कंट्रोल जितना भी हम लेकर बैठते हैं, राइट? जैसे होता है कि हमें आज 2 रोटी या 2 रोटी और इतनी सारी चीजें खानी है, तो कोशिश ये कीजिए कि पहले थोड़ा, या फिर एक प्लेट ऐसी लीजिए कि उतना ही हमें लेना है, और स्मॉल मील्स में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, 6 से 8 मील आप पूरे दिन में लीजिए, जब जब आपको भूख लग रही है उसको लीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आफ्टरनून और लंच के बाद 10-10 मिनट्स की वॉक जरूर रखिए, जिससे कि आपका डाइजेस्ट भी हो जाए और आप आराम से कर पाए। वाटर इनटेक आप अच्छा अच्छा रखें। वाटर इनटेक तब अच्छा होता है तो भी हमें हेल्प मिलता है। दूसरा, स्लीप स्लीप पैटर्न अच्छा रखें तो भी आपका जो है वेट इतना ज्यादा जल्दी से ऊपर नहीं जाता। तो ये छोटे छोटे टिप्स हम ले सकते हैं। अगेन यहाँ पर फिर वही आता है कि लाइफ स्टाइल चेंज, अगर आप छोटा छोटा करके भी लाइफ स्टाइल चेंज करने लगोगे, अपना हेल्दी की तरफ जाने लगोगे, तो वेट इतना आपका इंक्रीज ही नहीं होगा। और सेकंड, हार्मोन्स को फिर से बैलेंस रखना। हार्मोन्स को बैलेंस रखते ही आपकी चीजें जो है वो इम्प्रूव होने लगती हैं। तो डाइट से रिलेटेड तो यही टिप्स रहेगा कि आप जो है छोटे छोटे मील्स को लीजिए, ठीक है, ताकि आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारे इश्यूज भी क्रिएट ना हो। अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए, और साथ के साथ स्लीप पैटर्न अच्छा रखिए। वॉक हमेशा कंटिन्यू रखिए, चाहे लंच है चाहे डिनर है, उसके बाद 10-10 मिनट्स की वॉक आपको जरूर रखनी है। तो वो आपको हेल्प करेगा आपके वेट को मैनेज करने के लिए। और साथ में हेल्दी जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बिकॉज जो प्रेगनेंसी वाला टाइम है ना, शुरू से यही चलता है प्रेगनेंसी, अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा जो माइंडसेट है उसको चेंज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हेल्दी ईटिंग जो है वो करनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे फोकस रखना है, ताकि जो हमारे विटामिन और मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, जो ये चीजें जो की न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं और ये हमें चाहिए होते हैं ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी, वो हमारे सही बैलेंस हो सके और इजिली हम अच्छे से चीजें जो है अपने स्मूथ लेके जा सके प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही श्वेता, मैं उसको कुछ पॉइंटर्स में बोल देती हूँ जो चीजें हाँ आपने जी। बोली हैं उसी को। कि सबसे पहली चीज तो वही जो मिथ है कि हमें 2 लोगों के लिए नहीं खाना है, हमें राइट। दो के हिसाब से नहीं खाना, हमें न्यूट्रिशन डेंस फूड खाना है, कैलोरी डेंस नहीं खाना है। और पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। जब भी खा रहे हैं तो उसको माइंडफुल ईटिंग करनी है, आराम से बैठ के आराम से खाना है उसको। और चाहे आप कम खा लो, ड्यूरेशन आप ये रख सकते हो कि ठीक है आप 2.5 घंटे में खा लो, 2 घंटे में खा लो, पर पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। एंड द मूवमेंट, मूवमेंट बहुत जरूरी है। दोनों तरह से मूवमेंट जरूरी है। एक तो फिजिकली आपको एक्टिव रहना है, हर मील के बाद, हर फूड के बाद मिनिमम 100 स्टेप्स आप जरूर वॉक कीजिए। आप धीरे धीरे अगर कम कर सकते हो तो 50 स्टेप्स करो, फिर बैठ जाओ, फिर 50 स्टेप्स करो। एंड उसमें हमको फिजिकली एक्टिव होने के साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। अगर ये सब चीज कॉम्बिनेशन में करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा फैट गेन नहीं होगा और आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी और हेल्दी
बेबी को भी डिलीवर करेंगे आप खुद भी हेल्दी रहते हुए। श्वेता, साथ अभी हम बात कर रहे हैं हाँ प्रेगनेंसी केयर की। अब कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हमें मिलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसे कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसे कौन से हेल्थ चैलेंजेस होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, ये हम लोग देखते हैं एज ए हेल्थ कोचेस। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो अगर मैं बोलूं तो सबसे इम्पोर्टेंटली तो आपका प्लेजेंटा प्लेजेंटा जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफी बड़ा है कि लो लाइंग हो जाता है या फिर प्लेजेंटा प्रीविया रहता है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन आता है बच्चे की पोजीशन, ब्रीच पोजीशन है या सफेलिक पोजीशन है, इस पे काफी बड़ा चैलेंज आता है। राइट। देन अगर मैं बात करूँ फिजिकली, फिजिकली जाता है उनका वेट बढ़ने लग जाता है, तो ये चैलेंजेस भी मदर फेस करती हैं। उनके लिगामेंट पेन जो होते हैं वो चैलेंजेस भी फेस करती हैं, क्योंकि एम आई ऑडिबल? यस। हाँ। जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता जाता है तो वो लिगामेंट खिंचने लग जाते हैं, तो उनको ग्रोइंग्स में लिगामेंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये काफी बड़ा चैलेंज है जिसके कारण उनके मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वो मदर जो है खड़े होके बैठ नहीं पा रही है, बैठ के खड़े नहीं हो पा रही है, तो उनका चलना फिरना सब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसके कारण काफी इश्यूज क्रिएट होते हैं और वो हेल्थी प्रेगनेंसी नहीं कर पाती अपनी। तो ये इश्यूज यहाँ पर आता है। फिर मेंटली जो इश्यूज आते हैं वो स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना, इंसोम्निया के इश्यूज हो जाना, तो ये हम काफी देखते हैं। और स्पेशली आज के टाइम में मैं जो देख रही हूँ वो काफी जो लेडीज हैं जो कि वर्किंग हैं, जो एक जगह बैठी रहती हैं, बैठ के काम करती हैं, सिटिंग जॉब में हैं और बैठे हुए हैं, तो उनका जो है एक तो सर्वाइकल पेन, बैक पेन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा उनको जो है ब्रीच पोजीशन का काफी इशू है, क्योंकि बच्चा जो है ग्रेविटी यूज नहीं कर पाता और वो सफालिक में नहीं रह पाता, तो जिसके कारण उनका बच्चा जो है ब्रीच में रहता है, और वो ब्रीच के कारण ही उनका जो है जैसे कहते हैं ना सी सेक्शन के चांसेस उनके इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये इशू आज के टाइम पे काफी देखने में आ रहा है, और मेरे पास हर जो कहते हैं कि दूसरी वुमेन जो आती है वो यही इशू मेरे पास लेकर आती है कि बच्चा ब्रीच है, तो वो ब्रीच हिल भी नहीं रहा, बच्चा मूव नहीं कर रहा, कहीं फंस गया है। तो वो इशू काफी आज के टाइम पे काफी बड़ा कॉम्प्लिकेशन के रूप में आ रहा है। और आपका जो है इमोशनली कनेक्ट बनना, क्योंकि इमोशनली मैं बोलूं तो आज के टाइम में हर कोई न्यूक्लियर फैमिलीज में रहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज में होने के कारण जो है इश्यूज आते हैं, मदर को इतनी ऑथेंटिक नॉलेज नहीं होती, ऑल्दो वो सब गूगल वगैरह सब करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक डर उनके माइंड में रहता है। तो वो डर को खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो उनकी पूरी ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, और साथ के साथ बेबी डेवलपमेंट में भी जो है इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए जो इमोशनली कनेक्शन है वो बनाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज भी एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल प्रेग्नेंट फीमेल में दिख रही है। एंड क्लिनिकली जाते हैं तो जेस्टेशनल डायबिटीज और थायराइड एंड जेस्टेशनल डायबिटीज, बिल्कुल ये भी बहुत एक बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए क्या करना चाहिए श्वेता? आदित्य, श्वेता, किस चीज के लिए? हाँ जी। जेस्टेशनल डायबिटीज या फिर बीपी रेज हो जाना, हाइपरटेंसिव हो जाना, इनके लिए क्या केयर करना चाहिए? कि जेस्टेशनल डायबिटीज किसको होने के चांसेस हैं, ये हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जेस्टेशनल डायबिटीज जो होने के चांसेस है, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी लेडीज सिटिंग जॉब में है, वॉक नहीं करती, मूवमेंट कम है उनका। ठीक है, और न्यूट्रिशन में उनको भूख ज्यादा लगती है बिकॉज बेबी इज ग्रोइंग। ठीक है, तो वो मूवमेंट खत्म हो जाती है उनकी। तो ये इशू भी आता है यहाँ पर कि ओवर ईटिंग चलती है, कार्ब ज्यादा होते हैं, तो वो इशू तो है ही है। साथ के साथ बहुत सारी लेडीज को थायराइड का इशू बहुत पहले से है, उनकी प्रीशियस प्रेगनेंसी है, पीसीओडी को लेकर उनकी प्रेगनेंसी हुई है, या फिर उनको पहले थायराइड के इश्यूज थे तो उसको लेकर प्रेगनेंसी हुई है। तो अगर मैं क्लिनिकली इस पे जाऊं तो थायराइड हो, पीसीओडी, प्रीशियस प्रेगनेंसी हो, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी हर केस में बन जाती है। तो वो रेसिस्टेंस होने के कारण उनको जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
जिसपे हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन, अगेन लाइफस्टाइल यहाँ पर आ जाता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करना, न्यूट्रिशन को आपको कंट्रोल में रखना, एक उनको एक तरीके से उनको जो है डाइट देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी जो है हर फूड को एक अलग तरीके से लेती है। तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, उनके ब्लड रिपोर्ट्स को देखते हुए ही आपको उनकी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग देयर जेस्टेशनल डायबिटीज। तो तभी हम उनको हेल्प कर पाएंगे कि कैसे उनको, और फिर उनका एक्टिविटी लेवल कितना है, उनका एक्सरसाइज का लेवल क्या है, फिर उसके बिहाफ पे हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज को अगर हम बोले कि रोकने से बचाना है या फिर है और उसको इम्प्रूव करना है, उसको ठीक करना है, तो हमें इन सारी चीजों को मदर टू मदर डिपेंड करता है। तो उन मदर की पूरी, कहते हैं ना कि जो चीज है देख के, सोच के, समझ के फिर ही हमें करना पड़ेगा। बिकॉज कहीं पर क्या होता है कि जब जेस्टेशनल डायबिटीज होती है तो बेबी का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ग्रो हो रहा होता है। वो ग्रो जल्दी होने के कारण, बेबी का वेट ज्यादा बढ़ जाने के कारण भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथ बनाना चाहते हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको भी डायबिटीज होने का डर रहता है अगर आप जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ बेबी को बॉर्न करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, यानी इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जेनेटिकली भी अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में डायबिटीज का रह चुकी है, या हाइपरटेंसिव या हाइपरलिपिडीमिया रहा है, तो आपको हमेशा शुरू से ही ध्यान रखना है, ड्यूरिंग जब आप कंसीव करते हो तब से ही ध्यान रखना है कि आपका न्यूट्रिशन एज वेल एज योगा आप क्या कर सकते हो। और अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस आपको रहा हुआ है तो भी एक्स्ट्रा केयर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, देन जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस हैं। और अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है आपको तो घबराने की चीज नहीं है, ऑब्वियसली ध्यान रखना है आपको। अगेन जो चीजें आपसे पहले शेयर की कि आपको किस तरह से अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, किस तरह से चीजें लेनी है, और किसी ना किसी क्लिनिकल डाइटिशियन या प्रेगनेंसी केयर के लिए जो भी डाइटिशियंस हैं या योगा ट्रेनर्स हैं, उनसे आपको कंसल्ट करना है। तो डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे कि किस वे में आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए। ये तो हमने हेल्थ चैलेंजेस की बात की है श्वेता, कई सारे ऐसे बड़े कॉमन डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, वैसे आपने डिस्कम्फर्ट्स को भी बताया है, पर क्या कुछ और डिस्कम्फर्ट्स होते हैं कि प्रेगनेंसी फीमेल्स में जिससे वो सफर करती हैं? हाँ, उनको रात को नींद नहीं आती, जैसे कि मैंने बताया कि उनका जो पोजीशन है, स्पेशली जो रात को सोने की पोजीशन है, वो उसको लेके काफी कहते हैं ना कि परेशान रहती हैं। स्टार्टिंग से ही सब जो आता है ना कि हमें लेफ्ट में सोना चाहिए, लेफ्ट में सोना चाहिए, तो बहुत सारी मेरे पास जो केसेस आए हैं, बहुत सारी लेडीज जो है अपना जैसे ही प्रेगनेंसी पता लगता है उसी टाइम से लेफ्ट में सोना स्टार्ट कर देती हैं। और विद इन मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के खत्म होते होते उनका लेफ्ट साइड पूरा इतना पेन करता है कि उनसे फिर वो ना उठा जाता है ना बैठा जाता है। तो ये वाला जो मिथ है, या फिर कह लो कि मैं मिथ नहीं है, बट हाँ एक टाइम के बाद जाके हमें ये चीजें अडाप्ट करनी चाहिए। बट वो जो स्टार्टिंग से कर लेते हैं, जो उनको कहते हैं ना कि ऑथेंटिक नॉलेज का जो कमी है, वो चीज शायद उनको दिक्कत देता है। ओके। क्या कुछ और अच्छा, हाँ, नोशिया भी एक सबसे बड़ी चीज है, वॉमिटिंग एंड नोशिया, ये मोस्टली सभी फीमेल्स में होता है, तो उसके लिए आप क्या जो भी मैम प्रेग्नेंट फीमेल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली मॉर्निंग सिकनेस और इवनिंग सिकनेस, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस तो सबने सुना है, बट बहुत सारी लेडीज है जिन्होंने इवनिंग सिकनेस नहीं सुना, और वो कहते हैं इवनिंग सिकनेस भी होता है क्या। तो हाँ, मॉर्निंग सिकनेस भी होता है और इवनिंग सिकनेस भी होता है। इसमें आपकी बॉडी जो है लेजी होने लग जाती है, आपको आपसे कुछ खाया नहीं जाता, आपको कुछ पसंद नहीं आता। इवन किसी किसी लेडीज को तो इतना इश्यू होता है कि वो किचन में भी जाना पसंद नहीं करती। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पर आते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एक टिप दूं, आई डोंट नो मैम, आप गाइड करिएगा अगर ये सही है या नहीं है। तो जैसे अदरक होता है, अदरक और हनी उसको मिक्स करके अगर आप लिक कर लो उसको, तो आपका जो नोजिया है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। तो इस चीज को आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रीशियस प्रेगनेंसी नहीं है, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है, तो गुलकंद जो चीज होती है, राइट, वो काफी ठंडी होती है हमारे स्टमक के लिए, तो वो भी हम थोड़ा खा सकते हैं। बिल्कुल, बट ये अगेन चीज वही मैं बहुत अच्छी बोलूंगी, यहाँ पर बोली प्रो के आपने। साथ खानी चाहिए। हाँ,
जिंजर हनी वाला आपने बहुत अच्छा शेयर किया, क्योंकि ये अगेन मिथ्स जो होती है ना कि आप जिंजर नहीं खा सकते हो, हनी गर्म करता है, तो उसको ब्रेक करता है कि आपको नोशिया की प्रॉब्लम है या मॉर्निंग इवनिंग सिकनेस है, तो आप थोड़ा सी वो कंज्यूम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपको नुकसान करेगा। कैसे लेना है, किस कॉम्बिनेशन में लेना है, वो ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। श्वेता, क्या कोई जैसी अलग से ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, क्या ब्रीदिंग टेक्निक हेल्प करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान कूल रहने के लिए, काम रहने के लिए, और कि लेबर भी बहुत इजीली हो जाए उसके लिए, क्या ब्रीदिंग टेक्निक्स हेल्प करती हैं? जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम प्राणायाम करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्राणायाम है। और साथ के साथ मैं बोलूंगी उज्जयी। उज्जयी जो है तब हम करते हैं तो हमारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें उज्जयी ब्रीदिंग जरूर करनी चाहिए, ताकि जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस रहे, हमारा थायराइड हार्मोन बैलेंस रहे, और तब वो बैलेंस रहेगा तो इंसुलिन रेसिस्टेंस के भी थोड़े चांसेस जो है कम हो जाएंगे। तो ये हमें ब्रीदिंग जरूर करनी है और ये आपको कूल डाउन भी करेगी। दूसरा अनुलोम विलोम, ठीक है, वो हमें जरूर करनी है, ठीक है, ताकि हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अच्छा रह सके, हमारा माइंड कंसंट्रेट हो सके और हम पॉजिटिव जो है एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर सके हमारा। भ्रामरी हमें जो काम करेगा वो हमारे माइंड पर काम करेगा जब हम भ्रामरी करते हैं। और काफी रिसर्च में भी बोला गया है कि ओम साउंड या भ्रामरी जब हम करते हैं और हम रेगुलरली प्रैक्टिस में रहते हैं तो हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस रहते हैं, हमारा माइंड काम रहता है, शांत रहता है। साथ ही साथ जब हमारा माइंड शांत रहेगा तो आप खुद देखोगे कि हमारी पूरे दिन की दिनचर्या जो है वो काफी अच्छी जाती है। तो सुबह सुबह उठ के ये तीनों प्राणायाम करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और भ्रामरी हमें लेबर के टाइम पे भी करना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि लेबर्स के काफी स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। तो जब लास्ट वाला स्टेज आता है, मदर जब हाइपर होती है और उसको गिव अप करने के मूड में होती है, तो उस टाइम पे अगर आप भ्रामरी करोगे तो आपका माइंड एकदम काम हो जाएगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करनी बहुत जरूरी है, तभी हम वहां पर उस टाइम पे कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो फिर वो प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। तो ये तीनों प्राणायाम हम बहुत अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल श्वेता, भ्रामरी प्राणायाम से नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि सबसे पहले रिलीज करता है आपकी मसल्स को भी, और अगर हाइपरटेंसिव हो तो भी आपकी नर्व्स को एंड वेन्स को आपको रिलीज करता है, रिलीज जिससे कर। कि ब्लड फ्लो इजी हो जाता है। तो डेफिनेटली जब लेबर के टाइम पे अगर आप भ्रमरी कर रहे हो, भ्रमरी यानी हमिंग साउंड हम निकालते हैं व्यायाम के थ्रू, जिसके थ्रू आपका माइंड भी काम होता है और साथ ही साथ रिलैक्सेशन होता है आपकी मसल्स में, नर्व्स में, तो ऑब्वियसली आपका लेबर भी इजी हो जाएगा उसके लिए। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन श्वेता। क्या आप कोई मील प्लान एक जनरल फॉर प्रेग्नेंट डिफरेंट ट्राइमेस्टर के लिए कुछ शेयर कर सकते हो कि क्या किस ट्राइमेस्टर में खाना चाहिए? क्या किस ट्राइमेस्टर में खाना चाहिए, मैं यही बोलूंगी कि सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे हमें फोकस रखना चाहिए, बिकॉज एज अ मील प्लान सबकी बॉडी अलग है, राइट, और सबकी चीजें अलग हैं। तो बिल्कुल एक एक चीज हम यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, आप जो फोकस करिए वो अपने पांचों न्यूट्रिएंट जो हमने भी डिस्कस किया था पहले, उन पे फोकस करना है, पूरा बैलेंस मील लेना है। दूसरा जो है सीजनल खाना है, पैकेजिंग फूड पे नहीं हमें जाना है ज्यादा, ज्यादा क्या हमें नहीं खाना है पैकेजिंग फूड। और टी कॉफी उसको अवॉइड हमें करना है कोशिश करके, ताकि जो हमारा कहते हैं ना कि टी कॉफी जो आई जस्ट लॉस्ट माय माइंड, ओके, नो प्रॉब्लम, जो टी कॉफी है उसको हमें अवॉइड करना है। और साथ के साथ फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो आपको मार्केट में, क्योंकि आजकल फ्रोजन चीजें ज्यादा होती हैं, तो आप देखिए कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, आपके सराउंडिंग्स क्या हैं और वहां पर क्या सीजनेबल आ रही हैं, वही हमें लेना है। क्योंकि अब आप देखेंगे कि कैरेट भी पूरा सीजन आती है एप्पल भी पूरा सीजन आते हैं, मैंगो भी पूरा सीजन आते हैं, तो वो पूरा सीजन उनके एक सीजन होते हैं, तो उस सीजन के अकॉर्डिंगली आप लोगे तो उनका जो न्यूट्रिशन है वो आपको पूरा बेनिफिट करेगा। बिल्कुल श्वेता। और अगर हम वैसे
न्यूट्रिएंट्स के उससे बात करें तो हमें ट्राइमेस्टर वाइज डिफरेंट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले डेफिनेटली फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। गायनेकोलॉजिस्ट भी आपको फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन देती है, जो कि आप होल ग्रेन से ले सकते हो, लीफी वेजिटेबल्स से ले सकते हो, क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स को नहीं होने देगी। क्योंकि सबसे पहले जो फॉर्मेशन शुरू होता है वो आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का ही होता है। सेकेंडली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका कैल्शियम का, आयरन का इंटेक अच्छा होना चाहिए। और आयरन अगर ले रहे हो तो विटामिन सी डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि तभी उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन विटामिन सी जितनी भी खट्टी चीजें हैं, हाँ, सोर चीजें हैं, सिट्रिक चीजें, उससे आप ले सकते हो। एंड इसके अलावा B6 विटामिन, क्योंकि इस समय नोशिया होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहे हैं, तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, तो विटामिन B6 का कंजम्पशन भी जरूरी है। एंड ऐसे सेकंड ट्राइमेस्टर में आते आते जब हम 3rd to 4th मंथ में आ रहे होते हैं, तब ओमेगा 3, क्योंकि उस समय ब्रेन डेवलपमेंट अभी तक क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एंड फ्रॉम द सेकंड ट्राइमेस्टर उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है ऑर्गन्स का आपका। तो उस समय ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फ्रॉम द 4th मंथ, वैसे तो सेकंड ट्राइमेस्टर से सेफ होता है, पर कई लोगों का अगर बोले तो लेट फॉर्मेशन हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा है होता है, तो 4th मंथ से आप ओमेगा 3 रिच चीजें ले सकते हो। ओमेगा 3 रिच यानी उसमें सीड्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, फिशेस आ जाती हैं, ये चीजें ले सकते हैं। एंड विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, या फिर आपको धूप में यानी सनलाइट में बैठना जरूरी है। और जो भी कवर्ड पोर्शन होता है उसमें आपको विटामिन, क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ रही है तो आपकी स्किन विटामिन डी फॉर्म नहीं करेगी। विटामिन डी हमारी स्किन में फॉर्म होता है, जब हमारे स्किन में कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट होता है, उसमें फॉर्मेशन होता है। तो विटामिन डी इम्यून सिस्टम बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो विटामिन डी, कैल्शियम, ये भी इस समय लेना जरूरी है। एंड फाइबर, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर से थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं, तो हाइड्रेशन एंड फाइबर प्रॉपरली लेना जरूरी होता है। तो प्रोटीन भी, और प्रोटीन कौन सा लेना है, लीन प्रोटीन आप जितना लेंगे वो बेटर होगा इस दौरान लेते हुए। एंड द 3rd ट्राइमेस्टर में अगेन कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और इसके साथ साथ आयोडीन एंड जिंक भी हमें शुरुआत से ध्यान रखना है। क्योंकि देखा होगा कि मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड होने के चांसेस हो जाते हैं, कि मुझे जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे थायराइड हो गया, क्योंकि आयोडीन आपने प्रॉपर वे में नहीं लिया किसी न किसी वेजिटेबल्स के थ्रू, या अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है सप्लीमेंटेशन तो उसके थ्रू लेना। तो ये चीजें अगर लेते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, एंड फीटस का भी ग्रोथ अच्छा होगा, और राइट वे में आपकी हेल्दी डिलीवरी भी होगी। लास्ट में मैं श्वेता बोलूंगी कि आप सबको एक बार समराइज करके बताओगे इन ब्रीफ कि प्रेगनेंसी केयर एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में हमको कैसे किसी को भी गाइड करना चाहिए, किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को। तो प्रेगनेंसी केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे विमेन के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी। तो उसमें हमें जैसे उनका हार्मोन का बैलेंस करना, तो फिर लाइफस्टाइल पे हमें काम करना चाहिए। तो उसमें लाइफस्टाइल में हमें हमारा आता है हमारा न्यूट्रिशन, हमारा एक्टिविटी, हमारा एक्सरसाइज, हमारा स्लीप पैटर्न और हमारा मेंटल पीस, राइट। तो उसके लिए न्यूट्रिशन में अगर बात करूं तो न्यूट्रिशन में हेल्दी फूड्स, हमारे 5 तरह के फूड्स हमें जो खाने चाहिए वो बहुत जरूरी है, सीजनेबल खाने चाहिए। और यहाँ पर मैम ने काफी अच्छे से हमें बताया फॉलिक एसिड, विटामिन सी, राइट, विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम कैसे हमें किस किस ट्राइमेस्टर के साथ हमें लेना चाहिए, वो चीज है। फॉलिक एसिड हम जब कंसेप्शन के लिए रेडी होते हैं तब से हम स्टार्ट कर देते हैं, और ये फॉलिक एसिड हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरा लेना चाहिए, मतलब ऑल्दो एंड तक चलता है ये। आयरन, आयरन हमारा विटामिन सी जो है एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है, तो आयरन और विटामिन सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें विटामिन डी जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और कैल्शियम कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, वो हमें करना चाहिए। और लास्ट ट्राइमेस्टर में जैसे मैम ने बताया आयोडीन और जिंक का प्रॉपर जो है हमें अच्छे से इंटेक लेना चाहिए, ताकि हमें डाइट में अच्छे मिल सके। और डाइट हमेशा एक बैलेंस होनी चाहिए, मील कंट्रोल मतलब पोर्शन कंट्रोल पे खाना चाहिए, और छोटे छोटे मील्स को डिवाइड करके हमें खाना है। और अब आती है बात योगा एक्सरसाइज की। एक्टिविटी और एक्सरसाइज दोनों
सिस्टर्स हैं, एक्टिविटीज काइंड ऑफ छोटी सिस्टर और एक्सरसाइजेस काइंड ऑफ बड़ी सिस्टर, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना एक्सरसाइज प्लान करना चाहिए। एक्टिव तो रहते हैं, घर के काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें एक्सरसाइज भी यहाँ पर करनी चाहिए, तो ताकि हमारी बॉडी जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए या फिर डिलीवरी के लिए पोस्टमार्टम आपका जो केयर है, पोस्टमार्टम जो आपकी रिकवरी है उसके लिए प्रिपेयर हो सके, तो एक्सरसाइज पूरी ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। साथ ही साथ आता है आपका स्लीप। स्लीप अगर आपकी बेटर होगी तभी आपकी बॉडी, आपकी लाइफ साइकिल अच्छी चलेगी। ठीक है, तो स्लीप आपका कोशिश करिए 7 से 8 घंटे की स्लीप लेने की, एज काफी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर होती हैं। आपको बार बार यूरिन आता है, जैसे जैसे हमारा टमी बढ़ता जाता है यूरिन का प्रेशर ज्यादा बनता जाता है, जिसके कारण भी इंसोम्निया के इश्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए स्लीप पैटर्न काफी रखना अच्छा है, जरूरी है, जिसके कारण, जिसके लिए आपको मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेंटल वेलबींग, मेंटल वेलबींग कैसे ठीक होगा, वो होगा हमारी खुद के माइंडसेट से, कि हमें क्या चाहिए। पहले तो क्लैरिटी रखो कि हमें क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी जो 9 मंथ की जर्नी है उसको स्मूथ बनाएंगे। साथ ही साथ मेंटल वेलबींग के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो अपने लिए क्या सही होना चाहिए, उसकी ऑथेंटिक नॉलेज हमें रखनी जरूरी है। तो ऑथेंटिक नॉलेज रखनी है, इधर उधर से बात नहीं समझनी है, बट जो आपके एक्सपर्ट हैं, जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं या फिर आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बेझिझक अपनी हर कॉम्प्लिकेशन पे बात कीजिए, ताकि आपको उनसे एक ऑथेंटिक नॉलेज मिल सके और आपका माइंड मेकअप हो सके, आपके माइंड को पीस मिल सके और अपनी 9 मंथ की जर्नी को आप स्मूथ निकाल के ले जा सके। तो ये चीजें अगर आप करते रहेंगे तो आपका एक प्रेगनेंसी का जो जर्नी है वो काफी अच्छा जाएगा, और साथ के साथ बेबी हेल्दी होगा। और यहाँ पर एक्टिविटी बेबी डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करता है, जैसे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में क्या पॉजिटिव और क्या आपका आईक्यू लेवल होना चाहिए, राइट और लेफ्ट ब्रेन में कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए, वो मदर की एक्टिविटीज ही जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसीलिए बेबी डेवलपमेंट के लिए भी आपको अपने 9 मंथ की जर्नी को स्मूथ बनाना जरूरी है। तो ये छोटा सा 1 मिनट का समराइज है, जिसमें आपको न्यूट्रिशन, आपका एक्सरसाइज, आपका स्लीप पैटर्न, आपका मेंटल स्टेट, वेलबींग, तो वो सारी चीजें काम करेगा। बिल्कुल श्वेता। श्वेता, एक चीज मैं और शेयर करूंगी। कई बार हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, कुछ फीमेल्स आती हैं जो मिट्टी खाती हैं या मिट्टी के बर्तन खा रही होती हैं, जिनको हम कहते हैं पीका हो जाना। आप सभी ने पढ़ा। तो ये इसलिए न्यूट्रिएंट्स का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपको अगर ऐसी कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप अपने डाइटिशियन। हाँ, बताइए, बता रही थी श्वेता। नहीं नहीं, पीका पीका में का मोस्टली, केस, हाँ। पीका का केस जो है कोविड के टाइम पे ज्यादा आता था, जो मुझे अभी तक पता है, हाँ, बट आफ्टर कोविड ये एकदम से कम हो कोविड गया है। मतलब अब के मैंने लेडीज को नहीं सुना कि हाँ वो मिट्टी खा रही है, कुछ कह रही है, या तो बिजी हो गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, तो वो भी होता था कि वो कहीं ना कहीं मेंटली मतलब इतने काम नहीं रहती थी, इस वजह से भी होता था। और आयरन एंड कैल्शियम दोनों की डेफिशिएंसी से पीका होने के चांसेस होते हैं, यानी कि मिट्टी का जो नई नई मिट्टी का कोई बर्तन बना होता है उससे खाते हैं, पानी में डालकर उसे खा रही होती हैं, और उनको बहुत मुश्किल होती है वो छुड़वाना, घर वाले भी परेशान हो रहे होते हैं। तो अगर आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे, तो ये चैलेंजेस भी नहीं आएंगे। मुझे एकदम याद आया, तुमसे सोचा ये शेयर करना चाहिए। थैंक यू श्वेता फॉर बीइंग विद अस, और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ लाइव में। थैंक यू एवरीवन।